स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती। अरे पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ फ्रेंड, कोई जो है मेरिट अंक के आधार पर बढ़िया है, कोई ज्वाइनिंग डेट के आधार पर बढ़िया है, तो कोई ट्रेनिंग डेट के आधार पर बढ़िया है। जी हाँ फ्रेंड, ये तो अलग अलग बढ़ियता का मापदंड है अलग अलग श्रेणियों के शिक्षकों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक, इन तीनों में बढ़िया कौन है और उनके बढ़ियता का क्रम क्या है। ये अभी वर्तमान में बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है। एक तरफ तो राज्यकर्मी से विशिष्ट शिक्षकों को भी ज्वाइनिंग हो गई है, उधर टीआरई 3 का और सक्षमता 2 का काउंसलिंग चल रहा है। कुछ लोग नियोजित बनकर रहने में अपने आप को स्थायित्व देख रहे हैं, अपने जगह से किसी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं निकल रही है, तो दूसरे ओर कोई लोग राज्यकर्मी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। तो आज के इस अंक में देखेंगे पत्रांक 235 और 2226, यानी दो पत्रांक निकाले गए हैं जिनमें अलग अलग श्रेणी के शिक्षकों को बढ़िया कहा गया है। तो इनमें आखिर वरीयता का क्रम क्या है। बीच में पटना हाईकोर्ट का भी इंटरफेरेंस हो गया, जो कि निकाला गया पत्र उसको तो रोक दिया गया। तो आखिर सभी बातों को मिलाकर इसका क्या निचोड़ निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, आखिर वरीय होंगे कौन और किस तरह से होंगे वरीयता का निर्धारण, इन सारी बातों को लेकर आज आपके बीच आए हैं। सबसे पहले आप तो ये जान ही रहे हैं कि नियमित शिक्षक जो बीपीएससी से ज्वाइन किए हैं, जिनका ज़्यादा पुराना ज्वाइनिंग है, जैसे 94 बैच 99 बैच, तो 94 बैच वाले 99 बैच से बढ़िया हैं। उसके बाद जो है जो विशेष शिक्षक हैं जिनको 34,540 श्रेणी के शिक्षक कहा जाता है, वो बढ़िया हैं। उनके बाद जो है बढ़ियता का जो है गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के इस अंक में बढ़ियता से संबंधित जो भी भ्रम है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश किया गया है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग 22 स्लाइड्स के द्वारा आपको इस वीडियो में बिल्कुल संतुष्टि प्रदान किया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल एक आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जानकारी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आप क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्या आपका भविष्य हो सकता है, आगे आपकी दिशा और दशा किस तरह से इस बढ़ियता कर्म से प्रभावित होगी, इन सारे बातों को भी जानना आपके लिए काफ़ी जरूरी है एक शिक्षक के तौर पर। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे कि क्या कुछ बढ़ियता को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और उनके क्या मायने निकल रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं भागलपुर डीपीओ के द्वारा निकाला गया ये पत्र, जो 31/1/2024 का है, यानी एक साल बीत चुके हैं इस पत्र को, जिस पत्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बढ़ियता का निर्धारण किया गया है। और ये कहा गया है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय उपस्थिति पंजी में पदस्थापित पूर्व से नियोजित शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना टीआरई 1 द्वारा चयनित शिक्षक, उस टाइम टीआरई 2 का भी बहाली नहीं हुआ था, अध्यापक में से टीआरई 1 के शिक्षकों के उपस्थिति में ऊपर के श्रेणी में रखा गया है। अतः निर्देश है कि पूर्व में नियोजित शिक्षक बढ़िया शिक्षक होंगे। उपस्थिति पंजी में ऊपर की श्रेणी में बढ़िया शिक्षक का नाम ही दर्ज किया जाए, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को बढ़िया बनाया गया। अब क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी कारण है, उस चीज को भी आपको बताएंगे, या अभी ही इस चीज को हम डिस्क्लोज कर देते हैं कि नियोजित शिक्षक को यहाँ पर डीपीओ भागलपुर के द्वारा क्यों बढ़िया बनाया गया। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल करके आ रही है, वो वजह है कि बीपीएससी शिक्षकों का अभी 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड, यानी कि जो परिवीक्षा अवधि है वो समाप्त नहीं हुआ है। जब तक किसी शिक्षक का परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं होता है, प्रोबेशन पीरियड समाप्त नहीं होता है, उनके नौकरी में स्थायित्व नहीं होता है, उनके सर्विस बुक में अस्थायी शिक्षक के तौर पर उनकी एक नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो अस्थायी कभी भी अस्थायी से ज्यादा वरीय नहीं हो सकते हैं। ये तो एक सवाल हुआ। अब जब वो प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेंगे तब क्या होगा, तो सारे बातों को बारी बारी से स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल ये 31/1/2024 का पत्र है भागलपुर डीपीओ का, जिसमें कि नियोजित शिक्षकों को बढ़िया बनाया गया।
और इस बाबत जो है वरीयता का निर्धारण करने को कहा गया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ पत्र निकला हुआ है और क्या बातें उसमें हो रही है। इन सारे बातों को भी देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि डीपीओ से बड़े पदाधिकारी हैं, एक लेवल ऊपर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, और इनके द्वारा निकाला गया पत्र कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए एक गाइडलाइन होता है, एक मार्गदर्शन होता है और एक पत्थर की लकीर होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो उनके द्वारा 2226 पत्रांक में क्या कुछ कहा गया इसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, और क्यों कहा गया, तो जब प्रभार को लेकर के विद्यालय से कतिपय विद्यालय से ये सवाल जाने लगे कि किसको प्रभारी बनाया जाए, TRE-1 को बनाया जाए कि पुराने नियोजित शिक्षक को बनाया जाए, इस तरह की जब बातें उठने लगी तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ यादव जी ने अपने ज्ञान से और जो शिक्षा विभाग में जो भी गाइडलाइंस है उनके आधार पर एक वरीयता का क्रम जारी किया और एक विस्तृत गाइडलाइन दिया कि ये शिक्षक वरीय होंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातें अस्पष्ट रह गई, उन बातों को भी आज आपको बताएंगे ताकि आपका जो वरीयता से संबंधित जो भ्रम है वो बिल्कुल एक ही बार में, एक ही वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए और आप निश्चित रूप से समझ पाए कि आखिर वरीयता का कर्म क्या है और सच में आप संतुष्ट हो जाए। यही द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का इस अंक का उद्देश्य है। जी हाँ फ्रेंड, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में ये गाइडलाइन दिए हैं और इसमें प्राइमरी स्कूल्स को भी शामिल किया गया है। इस गाइडलाइन में भले ही हेडिंग में यहाँ पर माध्यमिक को दिया गया है, लेकिन जो विस्तृत विवरण है उसमें प्राइमरी को भी शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं क्या कुछ गाइडलाइन है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या कुछ गाइडलाइन है, यहाँ पर देख लेते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी चलिए ठीक है। उपर्युक्त विषयक विभिन्न जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक के पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में किस कोटि के शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाए से संबंधित मार्गदर्शन की मांग की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी समीक्षोपरांत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, क्या बताया गया है, इनको देख लेते हैं। पहली स्थिति में यहाँ पर 8 स्थितियों का हवाला देते हुए ये पत्र निकाला गया है। यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं, उनके साथ स्थानीय निकाय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं, कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। यानी कि जो BPSC वाले जो शिक्षक हैं, जो पुराने नियमित शिक्षक हैं, वो सबसे बढ़िया हो गए। यहाँ पर क्लियर हो गया, एक एक करके आपको वरीयता का यहाँ पर जो है परत दर परत खुलते चला जाएगा और आपके भ्रम की समाप्ति होती चली जाएगी। यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुराने वेतनमान के माध्यमिक शिक्षक के सहायक शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय के शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित है, यानी कि BPSC का जो नियमित हेडमास्टर नहीं है, सहायक शिक्षक के मौजूद है, यानी उसी कैडर के शिक्षक है और वो सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक वरीय होंगे, वही प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रभारी घोषित किए जाएंगे। यानी कि BPSC वाले हेडमास्टर डायरेक्ट, जिनको हेडमास्टर में प्रमोशन मिला है वो है तो सबसे बढ़िया। यदि सहायक भी है नियमित में से तो उन्हीं को वरीय माना जाएगा और उन्हीं को प्रभार दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, तीसरे कॉलम पर देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर छपा है, इसको भी देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि किसी विद्यालय में 1 से 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पदस्थापित है, साथ ही उनके साथ स्थानीय निकाय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित है, तो 1 से 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। ये ऊपर वाले के तर्ज पर ही लगभग है। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं। यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय निकाय के शिक्षक पदस्थापित है, अब आया मेन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक है, वरीय स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रभारी घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर वरीय जैसे 1 to 5 से 6 to 8 वरीय होते हैं, 6 to 8 से 9 10 वरीय होते हैं और 9 10 से 11 12 वरीय होते हैं। तो यदि 11 12 के शिक्षक हैं तो चाहे उनका ज्वाइनिंग डेट जो भी हो वो यहाँ पर प्रभारी घोषित हो जाएंगे। यदि 9 10 के शिक्षक हैं, 11 12 वाला कोई नहीं है वहाँ पर, तो वो सिर्फ प्रभारी हो जाएंगे। यदि 6 to 8 हैं तो वो हो जाएंगे, और यदि 6 to 8 वाले भी नहीं है, सिर्फ 1 to 5 है, तो उनमें जो वरीय हैं वो हो जाएंगे। तो वरीयता का क्रम क्या है, तो BPSC वाले शिक्षकों में तो मेरिट क्रमांक मेधा अंक दिया
किया गया है वरीयता का क्रम, लेकिन जो पुराने स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनमें ज्वाइनिंग डेट और ट्रेनिंग डेट, यानी ज्वाइनिंग डेट जिनका पुराना है वो वरीय है, या जिनका ट्रेनिंग डेट पुराना है वो वरीय है। यदि दोनों में से देखा जाए तो ट्रेनिंग डेट को यहाँ पर वरीयता दी जाती है, यानी जो जितना पहले ट्रेंड है वो ज़्यादा वरीय है। तो अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं अगले पॉइंट्स पर क्या कुछ निकल करके रहा है। यदि किसी विद्यालय में केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक पदस्थ है, ऐसी स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी घोषित किया जा सकता है। तो इसमें कौन बनेंगे? एक ही डेट में मान लीजिए 4 शिक्षक ज्वाइन किए तो अल्फाबेटिकली देखना है, लेकिन मेरिट मार्क्स देखना है, यानी मेधा अंक जिनका ज़्यादा है या जो पहले ज्वाइन किए हैं वो बढ़िया है। लेकिन पहले और पीछे में बीपीएससी की क्राइटेरिया नहीं माना गया है वरीयता का। बीपीएससी के लिए जो मेधा अंक है उन्हीं को वरीयता का आधार माना गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में मेधा के साथ साथ जो है ज्वाइनिंग डेट और को भी सरकार कहीं ना कहीं तवज्जो देगी, क्योंकि ये मैटर कोर्ट में चला गया है और कोर्ट ने क्यों कुछ इंटरफेरेंस किया है, क्या कुछ गाइडलाइन दिया, उन बातों को भी कहेंगे, उसके बाद आपको निचोड़ भी बताएंगे। लेकिन पहले पूरे वीडियो को देख लीजिए जो कि वॉइस स्लाइड का वीडियो है। यदि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ कहा गया? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्थानीय निकाय को प्रभारी नहीं घोषित किया गया और डीपीओ भागलपुर ये कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय वाले को आगे रखा जाए, और यहाँ पर कह रहा है बीपीएससी वाले को आगे रखा जाए, यानी प्रधानाध्यापक बनाया जाए, बढ़िया किया जाए। तो दोनों बातों में कौन सा सच है इसी का आज क्लियर करेंगे। साथ ही साथ एक नई कैटेगरी जो कि निकल करके आ रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों की कैटेगरी, उनको भी देखेंगे कि इस वरीयता के सूची में, वरीयता के क्रम में कहाँ फिट बैठ रहे हैं। इस बातों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि ये पत्र निकाला गया था। कब प्राथमिकता मिलेगी? क्योंकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ये जो प्रभार देने का सिलसिला जो बैद्यनाथ प्राथमिक माध्यमिक निदेशक के द्वारा निकाला गया, बैद्यनाथ प्रसाद जी के द्वारा, तो पटना हाईकोर्ट में जब नियोजित शिक्षक गए कि मेरी 20 साल की सेवा है, मुझे वरीयता का लाभ नहीं मिल रहा है, और जो 2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं उनको प्रधानाध्यापक बनाया जा रहा है, तो बात निकल करके आई प्रोबेशन पीरियड की। यानी कि जब प्रोबेशन पीरियड में बीपीएससी शिक्षक हैं तो भले ही वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त उनको है, लेकिन वो वरीय नहीं है नियोजित शिक्षक के। लेकिन फिर वही बात, जब प्रोबेशन पीरियड उनकी समाप्त हो जाएगी, वो अस्थायी शिक्षक रहेंगे, तो बीपीएससी शिक्षक के जो है वो नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक से हर हाल में वरीय होंगे। ये बात आप लिख लीजिए, चाहे आप एक नियोजित शिक्षक है, चाहे विशिष्ट है, चाहे बीपीएससी है। अब विशिष्ट के साथ इसकी तुलना अभी करी जाएगी। बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रभारी एचएम बनाने को लेकर के गाइडलाइन दिया गया था, बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता देने की बात की गई थी। वहाँ बीपीएससी वाले बनेंगे प्रधानाध्यापक, इस बाबत जो है पत्र जारी किया गया था। तो कई सारे ज्ञापन भी दिए गए थे। और अब चलते हैं कि बीपीएससी शिक्षकों का जो उसके साथ साथ जो वरीयता का क्रम है आपका देख लेते हैं। बीपीएससी शिक्षक के साथ जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों में आखिर अंतर क्या है और उनमें वरीयता का क्रम किस तरह से प्रभावित होगा, तो ये तो भागलपुर डीपीओ का पत्र है। अब आप देख लीजिए कि जो विद्यालय अध्यापक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक है उनमें मूलभूत अंतर क्या है और क्यों और कौन वरीय है, इस चीज़ों को भी आप लोगों देख लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से क्लियर करके ही यहाँ से जो है वीडियो समाप्त किया जाएगा। सभी चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे, यानी बीपीएससी वाले जिला संवर्ग के होंगे। नियंत्रित पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की स्थानांतरण की सुविधा होगी। परीक्षा का मेधाक्रम वरीयता का आधार होगा, यानी कि देखिए आपका मेरिट के आधार पर, यानी ज्वाइनिंग आप आगे पीछे ले रहे हैं उससे नहीं। यदि टीआरई 1 में भी कोई ज्वाइन लिए हैं, यदि टीआरई 3 में ज्वाइन लेते हैं, इनका 60 नंबर है और उनका 95 नंबर है, तो 95 वाले वरीय होंगे। प्रोन्नति वेतन संरक्षण का लाभ अब तक निर्धारित नहीं है, यानी कि जो नियोजित से टीआरई 1-2 में गए हैं उनको प्रोन्नति वेतन संरक्षित, इन सारे चीजों पर अभी उतना क्लियर कट गाइडलाइन नहीं दिया है। राज्यकर्मी की देय सुविधा उपलब्ध होगी, एनपीएस सहित। एनपीएस मिला है और राज्यकर्मी की सभी सुविधा दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी ज्यादा कुछ क्लियरिटी नहीं है। परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी, ये बड़ी बात है। परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी, यानी परिवीक्षा अवधि में आप कुछ नहीं है
परिवीक्षा अवधि में आप बिल्कुल कांटों भरे डगर पर चल रहे हैं और कभी भी आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वित्तीय प्रभार तो बहुत दूर की बात है। जो लोग भी बड़े पदाधिकारी दिए थे बिल्कुल गलत दिए थे। किसी भी हालत में प्रोबेशन पीरियड में बीपीएससी शिक्षकों को जब उनकी नौकरी ही अस्थायी नहीं है तो वित्तीय प्रभार देने का कोई सवाल नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, त्रुटि हुई है। अब देख लेते हैं विशिष्ट शिक्षक क्या कुछ उनका गाइडलाइन कह रहा है, विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के कहाँ अंतर है बीपीएससी शिक्षक से। ये भी सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जो कि सक्षमता 1 2 3 4 5 पास करेंगे। जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे सेम टू सेम। नियंत्रित पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे सेम टू सेम। स्थानांतरण की सुविधा होगी सेम टू सेम। स्थानीय निकाय में यानी नियोजन में प्रशिक्षित वेतनमान की प्राप्ति इनका वरीयता का क्रम हो गया, यानी जिस डेट को ट्रेंड हो गया है। यदि कोई 2003 में ज्वाइन शिक्षक जिनको 2006 में समायोजित किया गया वो 2006 से ही ट्रेंड में ही ज्वाइन किए तो ये 2006 के शिक्षक कहलाएंगे जो कि सक्षमता पास करके आएंगे। लेकिन बीपीएससी से ज्वाइन यदि ये करते तो इनका मेधा क्रम, इनका वरीयता का क्रम बनता। बात को बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि कोई नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 2 में जाते तो चल भले ही वो +2 में गए या 9 10 में गए, लेकिन जो उनका मेधा क्रमांक है वही उनका वरीयता बनता। लेकिन यदि कोई नियोजित शिक्षक यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो जो उनका ट्रेनिंग का डेट है, चाहे 2006 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी ट्रेनिंग का डेट है वो उनका वरीयता का क्रम बनेगा। वहां से उसका वरीयता वहां से निर्धारित की जाएगी। प्रोन्नति एवं वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। राज्यकर्मी को सभी सुविधाएं एनपीएस सहित उपलब्ध होगी, यानी बीपीएससी के बराबर। परिवीक्षा अवधि नहीं होगी क्योंकि नई नियुक्ति न होकर पद का संविलियन होगा। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक है वो यदि बीपीएससी से हेडमास्टर की बहाली जो हो रही है वो नहीं होगी तो यदि वहां पर नियमित शिक्षक नहीं है तो यही शिक्षक जो है तुरंत चार्ज ले लेंगे हेडमास्टर का। क्यों? क्योंकि इनकी परिवीक्षा अवधि नहीं है, ये पद का संविलियन है। ये पद को एडजस्टमेंट किया जा रहा है, एकोमोडेटेड किया जा रहा है, समायोजित किया जा रहा है। और ये इनका परिवीक्षा अवधि नहीं होने के कारण ये जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं उसी दिन जो है उनका जो ट्रेनिंग का डेट है, चाहे 5 साल 10 साल 15 साल पहले, उस डेट से वो राज्यकर्मी वाले दर्जा में पहुंच जाते हैं। जबकि बीपीएससी वाले शिक्षक अपने ज्वाइनिंग डेट से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं और उनका वरीयता का क्रम, उनका मेधा क्रम यानी मेरिट मार्क्स होता है। जबकि विशिष्ट शिक्षकों का जो है इनका वरीयता का क्रम, इनका ट्रेनिंग का डेट होता है। इनका मेधा अंक 105 लाए हैं कि 115 लाए हैं कि 145 लाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है सक्षमता परीक्षा में। जी हाँ फ्रेंड, तो चलते हैं अगले स्लाइड आगे देख लेते हैं क्या कुछ। अति शीघ्र 10 20 और 30 वर्ष में जो है सेवा प्रवरण यानी कि एमएससीपी का लाभ मिलेगा और समस्थानिक इंडेक्स का भी लाभ निकट भविष्य में प्राप्त होगा। चूंकि शिक्षकों की वरीयता इनका मूल आधार है। उपरोक्त सभी बातें नियमावली आधारित है, इस पर शासकीय गजट भी प्रकाशित है। ये बातें जो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बता रही है ये हवा में नहीं बता रही है, गजट को देख करके उनसे बातों को निकाल करके आपको बता रही है। तो अब आपको कहीं ना कहीं स्पष्टता मिल गई है। जो पत्र निकाला गया था पटना डीपीओ के द्वारा या जो पत्र निकाला गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, सबका निचोड़ आपको मिल गया है। और आपको निचोड़ को लेकर के अब अंत में जो है इसको क्लियर कर देते हैं। क्या कुछ निचोड़ निकला तो आपको बता देते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले इन तीनों शिक्षक में आप ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं कि विशिष्ट शिक्षक आपके वरीय होंगे। भले ही उनके वरीयता का क्रम जो भी हो, आपसी वरीयता का क्रम आपको पहले से पता है, +2 फिर 9 10 फिर 6 to 8 और ये फिर इस सेम डेट रहेगा तो ज्वाइनिंग अल्फाबेटिकली या डेट ऑफ बर्थ से फिर वरीयता होगी। लेकिन इन तीनों में सबसे वरीय कौन होगा? विशिष्ट शिक्षक। और उसके बाद वरीय कौन होंगे? जब तक प्रोबेशन पीरियड नहीं समाप्त हो रहा है नियोजित शिक्षक बीपीएससी से वरीय होंगे। लेकिन जैसे ही प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है बीपीएससी शिक्षकों का तो बीपीएससी शिक्षक नियोजित शिक्षक से वरीय हो जाएंगे, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 हो। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों को राज्यकर्मी का दर्जा
प्राप्त है। लेकिन बीपीएससी और विशिष्ट में विशिष्ट शिक्षक सबसे बढ़िया है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद बीपीएससी से शिक्षकों का नंबर आएगा। जब तक प्रोबेशन पीरियड समाप्त नहीं हुआ है तब तक आप चाहे इसको मान ले, चाहे पत्रांक 235 मान ले, चाहे 2226 मान ले, आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने भी उसी बात को प्रोबेशन पीरियड लेकर के ही उस माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के जो निर्देश थे उन पर रोक लगा दिया, क्योंकि अभी प्रोबेशन पीरियड समाप्त नहीं हुआ है तो बीपीएससी शिक्षकों को भी प्रभार नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल तब तक सभी विद्यालय में प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक आ जाएंगे जब तक ये होगा, लेकिन वरीयता का क्रम यही होगा, सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद नियोजित शिक्षक, फिर बीपीएससी शिक्षक। यदि बीपीएससी शिक्षक 2 नंबर में आएंगे तो जब उनका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा तो विशिष्ट शिक्षक के बाद बीपीएससी शिक्षक और फिर नियोजित शिक्षक। यदि बातें पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, या कोई तरह की बातें हैं, कोई त्रुटि है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।